हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैट लर्न। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्पित। आज के इस एपोप्टोसिस के थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एपोप्टोसिस के पाथवे के बारे में। तो दो तरह के पाथवे जो है हमें एपोप्टोसिस में देखने को मिलते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब ये जो पाथवे हैं यह कब रन होते हैं? जब सेल को सिग्नल मिलता है एपोप्टोसिस के लिए। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, सेल को जब एपोप्टोसिस के लिए सिग्नल मिलता है तो कैस्पेज का एक्टिवेशन होता है। देन कैस्पेज का एक्टिवेशन हो जाने के बाद वो जो कैस्पेज है वो हमारे सेल में के प्रोटीन को डिग्रेड करेगा और सेल जो है एपोप्टोसिस में चली जाती है। तो इस तरीके से जो है एपोप्टोसिस रन होता है। तो ये जो कैस्पेज का एक्टिवेशन हो रहा है वो दो पाथवे के माध्यम से होता है, इंट्रिंसिक पाथवे के माध्यम से और एक्सट्रिंसिक पाथवे के माध्यम से। अब ये जो कैस्पेज का एक्टिवेशन होता है वो कौन से पाथवे से होगा, ये काय पे डिपेंड करता है कि सिग्नल कहाँ से आ रहा है। जैसे कि अगर सिग्नल सेल के अंदर से आ रहा है, चाहे वो नॉन रिपेरेबल डीएनए डैमेज हो जाता है या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज जो बन जाती है हमारे सेल में, या फिर वायरस का अटैक हो जाता है, तो इस तरह का सिग्नल अगर सेल के अंदर से आता है तो इसके लिए सेल सरफेस पर रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं होती। तो सेल के सरफेस पर रिसेप्टर नहीं होता इस सिग्नल के लिए, सिग्नल अंदर से आ रहा है, इसीलिए इसे इंट्रिंसिक पाथवे कहा जाता है। तो डायरेक्टली जैसे ही सिग्नल यह आ जाता है तो हमारे सेल में जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। और जो एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स है वो यहाँ पर इनिबिट हो जाते हैं, क्योंकि प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर के इनिबिशन के लिए। जैसे ही प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर इनिबिट हो जाएंगे और एपोप्टोसिस प्रमोट हो जाएंगी। तो जैसे ही जो है इंट्रिंसिक पाथवे में जो सिग्नल आ जाता है सेल के अंदर से कुछ नॉन रिपेरेबल डीएनए डैमेज हो जाने की वजह से या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज बन जाने की वजह से, तो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं। जैसे कि हम बैक और बैग्स देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि मोनोमर फॉर्म में है, और ये जो है ऑलिगोमराइज होकर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर चैनल बना देते हैं। ये क्या में रोल प्ले कर रहे हैं? चैनल बनाने में माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर। जैसे ही वो चैनल बना लेते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर स्पेस रहती है उसके अंदर साइटोक्रोम सी प्रेजेंट रहता है। तो ये जो साइटोक्रोम सी है उस चैनल के माध्यम से जो है बाहर आ जाते हैं, इनर स्पेस से वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। जैसे ही यह साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं तो वहाँ पर मल्टी सब यूनिट प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि एपोप 1 और प्रोकैस्पेज 9 भी वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो साइटोक्रोम सी, एपोप 1, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो प्रोकैस्पेज 9 है यह साथ में आकर एक एपोप्टोजोम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है एपोप्टोजोम। तो ये तीनों साथ में आकर यह कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोकैस्पेज को कैस्पेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर इसके साथ प्रोकैस्पेज आएगा और ये जो प्रोकैस्पेज है यह कैस्पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कैस्पेज 9 हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये प्रोकैस्पेज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जैसे ही यहाँ पर एपोप्टोजोम बनता है तो वो कैस्पेज 9 में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोकैस्पेज जो है वो कैस्पेज का इनएक्टिवेट फॉर्म है। और जैसे ही यहाँ पर मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ में जो है यह कैस्पेज 9 में कन्वर्ट हो जाता है प्रोकैस्पेज 9। तो ये प्रोकैस्पेज जो था वो इनिशिएटर कैस्पेज था, प्रोकैस्पेज 9 जो था वो इनिशिएटर कैस्पेज था। देन वो एक्टिवेट हो जाएगा, कैस्पेज 9 में कन्वर्ट होगा जो कि एक्टिव फॉर्म है उसका। और कैस्पेज 9 कन्वर्ट होने के बाद ये जो कैस्पेज 9 है यह रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिवेशन के लिए कैस्पेज 3 के। तो प्रोकैस्पेज 9 कैस्पेज 9 में कन्वर्ट हुआ। देन ये कैस्पेज 9 जो है यह प्रोकैस्पेज 3 जो है उसको अब कन्वर्ट करेगा कैस्पेज 3 में। ये था इनिशिएटर कैस्पेज, अब ये एक्टिवेट कर रहा है एग्जीक्यूशनर कैस्पेज को जो कि कैस्पेज 3 है। तो प्रोकैस्पेज 3 जो है वो कन्वर्ट हो रहा कैस्पेज 3 में, और कैस्पेज 3 में कन्वर्ट हो जाने के बाद यह जो है एक्टिव फॉर्म है कैस्पेज का, ये क्या कर रहा है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन को डिग्रेड करने में रोल प्ले कर रहा है। हमारे सेल में कि जितने भी प्रोटीन हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे। देन डिग्रेड हो जाने के बाद वहाँ पर जो है सेल की एपोप्टोटिक बॉडी बनेगी और फैगोसाइट सेल्स आके उसे खा जाएंगे। तो इस तरीके से जो है इंट्रिंसिक पाथवे रन हुआ है। सिग्नल आया, प्रो एपोप्टोटिक जो प्रोटीन्स थे बैक और बैक्स
वो मोनोमर फॉर्म में थे, तो वो ओलिगोमराइज होकर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर चैनल बना देते हैं, जिसकी वजह से जो इनर स्पेस में जो साइटोक्रोम सी था वो चैनल के माध्यम से बाहर आ जाते हैं, और बाहर आ जाने के बाद साइटोप्लाज्म में वो एपॉप1 जो मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है, जिसे कि हम एपोप्टोसिस प्रोटीन एक्टिवेशन फैक्टर 1 कहेंगे, तो इसके साथ में मिलकर और प्रोकैस्पेज 9 यह साथ में आकर जो है तीनों एपोप्टोजोम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जो कि मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। और इस कॉम्प्लेक्स की मदद से जो है, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से जो है कैस्पेज का एक्टिवेशन होगा, इनिशिएटर कैस्पेस का। देन ये जो इनिशिएटर कैस्पेस है वो एग्जीक्यूशनर कैस्पेस को एक्टिवेट करेगा, जिसे कि हम इफेक्टर कैस्पेस भी कह सकते हैं। और ये जो इफेक्टर कैस्पेस है यह जो है हमारे सेल में के प्रोटीन डिग्रेड करेगा और सेल जो है एपोप्टोटिक बॉडी में कन्वर्ट होगा। तो यह रहा कंप्लीट इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक पाथवे। पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि इसे एक्सट्रिंसिक पाथवे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पाथवे में जो सिग्नल आता है वो सेल के बाहर से आता है, ना कि सेल के अंदर से। जैसे कि कुछ वायरस अटैक हो जाता है तो हमारी इम्यून सेल जो है इस तरह का सिग्नल भेजती है, और इस सिग्नल को रिसीव करने के लिए जो एपोप्टोसिस में जाने वाली सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो आने वाले सिग्नल को रिसीव कर सके, उस पर रिस्पॉन्ड कर सके। इसीलिए इसे रिसेप्टर मेडिएटेड पाथवे भी कहा जाता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे को। नेक्स्ट एग्जांपल है कीमोथेरेपी का। कीमोथेरेपी में जो है केमिकल एजेंट की मदद से जो है सेल को एपोप्टोसिस में भेजा जाता है। तो जो कीमोथेरेपी में केमिकल एजेंट इस्तेमाल किया जाता है वो एज अ लिगैंड के तौर पर एक्ट होता है, और कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। वो रिसेप्टर जो है उस केमिकल एजेंट को बाइंड कर लेते हैं और कैस्पेस का एक्टिवेशन करते हैं। देन एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है कम्प्लीटली रन होता है, कैस्पेस का एक्टिवेशन होगा और जो है सेल एपोप्टोसिस में चले जाएंगी, एपोप्टोटिक बॉडी कन्वर्ट होगी, देन फैगोसाइट्स आके उसे खा जाएंगे। तो इस तरीके से जो है कीमोथेरेपी में सेल का एलिमिनेशन कर दिया जाता है हमारे बॉडी से। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो है सिग्नल 3 तरह के हमें देखने को मिलते हैं आमतौर पर। साइटोकाइनिन, ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर जो कि ट्यूमर को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, एंड फैज। तो यह 3 तरह के सिग्नल जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे में कॉमनली देखे गए हैं, और इस सिग्नल को रिस्पॉन्ड करने के लिए या रिसीव करने के लिए जो है सेल सरफेस पर रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर जो है वो आके ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर 1 पर बाइंड हो चुका है, जो कि ट्राइमेरिक रिसेप्टर है, और जो भी सिग्नल आ रहा है, लिगैंड आ रहा है, वो भी ट्राइमेरिक है। देन ट्राइमेरिक लिगैंड ट्राइमेरिक रिसेप्टर से बाइंड हो जाने के बाद जो है इसके जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है, जिसे कि हम डेथ डोमेन कहेंगे, FADD और TRADD, जिसे कि हम फैज एसोसिएटेड डेथ डोमेन और ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर टाइप 1 एसोसिएटेड डेथ डोमेन कहेंगे। तो ये डेथ डोमेन जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। FADD जो है फैज एसोसिएटेड डेथ डोमेन, यह प्रोकैस्पेस 8 के साथ जो है इंटरेक्ट करके प्रोकैस्पेस 8 को कन्वर्ट करता है कैस्पेस 8 में। तो प्रोकैस्पेस 8 जो है यह इनएक्टिवेट फॉर्म है इनिशिएटर कैस्पेस का। इसका एक्टिवेशन जो है वो FADD के साथ मिलके होता है। FADD जो है रोल प्ले करता है प्रोकैस्पेस 8 का कन्वर्शन कैस्पेस 8 में करने के लिए। मेन रोल जो है यहाँ पर FADD कर रहा है। तो कैस्पेस 8 में कन्वर्ट हो जाने के बाद कैस्पेस 8 जो है, जो कि इनिशिएटर कैस्पेस है, वो कैस्पेस 8 यहाँ पर एग्जीक्यूशनर कैस्पेस को एक्टिवेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह इनिशिएटर कैस्पेस जो कि कैस्पेस 8 है, यह एग्जीक्यूशनर कैस्पेस को एक्टिवेट करेगा। देन एग्जीक्यूशनर कैस्पेस को एक्टिवेट करने के बाद जो है एग्जीक्यूशनर कैस्पेस यहाँ पर मेन रोल प्ले कर रहा है प्रोटीन को डिग्रेड करने का। देन वही फिनोमिना सेल जो है वो प्रोटीन का डिग्रेडेशन करेगी। देन सेल में जो है प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाने के बाद एपोप्टोटिक बॉडी बनेगी और फैगोसाइट सेल्स आके उसे खा जाएगी। तो इस तरीके से जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे हमारे बॉडी में रन होता है। तो 2 पाथवे जो है कॉमनली एपोप्टोसिस में देखे गए हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों
आपको एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे क्या है और एपोप्टोसिस किस तरीके से काम करता है, कैसे कैस्पेस का एक्टिवेशन होता है, यह आप समझ गए होंगे। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।